वेलकम बैक पार्टिसिपेंट्स। आई होप अब आप लोग थोड़ा सीरियस हो गए होंगे एग्जाम को लेकर और अब पढ़ना शुरू कर दिया होगा डिटेल में। तो ये अब मैं रूल्स जो हैं वो बता रही हूँ। तो रूल्स के चैप्टर 2 यानी ये इसके जो पार्ट्स हैं, इसमें पहले पार्ट का चैप्टर 2 और पार्ट 1 ही सबसे बड़ा है। आज मैं कर रही हूँ चैप्टर 2। आई ट्राई टू डू सम पोर्शंस क्विकली क्योंकि अब टाइम भी कम है आपके पास और मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको अब पूछना चाहती हूँ सो दैट यू गेट प्रिपेयर्ड। मैं आपको मैं सारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं थैंक यू भी बोल रही हूँ। बट मैं ये एक चीज़ देख रही हूँ कि मतलब मुझे दिखते तो बहुत हैं कि व्यूज़ हैं, बट उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है। डजेंट मैटर। आप लोग जितने हैं वो सीख जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पास कर लो अच्छे से, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे कि सब्जेक्टिव का कैसे होगा। सी व्हाट आई कैन डेसिफर इज इट्स ऑफ लाइक इट विल नॉट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। पेटेंट एजेंट के लिए आएगा, बट इसके लिए इट्स नॉट मेजरली केस बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड। इसका आपको थोड़ा सा थोड़ा ऐसा आ सकता है जैसे कि अगर करेक्शन करना है तो वो क्या किस रूल्स में आएंगे, कैसे होंगे, या अमेंडमेंट करना है तो रजिस्ट्रार का क्या प्रोसेस होगा। इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। या फिर जैसे आपको वो पूछे कन्वेंशन कंट्री जो है उसके जब एप्लीकेशन होंगे तो कैसे करेंगे, या फिर प्रायोरिटी डेट किसको बोलते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। नॉट मोर देन 250 to 300 वर्ड्स। अगर आपको सेक्शंस याद हैं, रूल्स याद हैं, फॉर्म याद है, तो फिर आपके लिए वो बहुत इजी हो जाता है करना। लाइक इट इज 250 वर्ड्स विल बी नथिंग। तो इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। आप अपने एक्ट का जो कंटेंट चैप्टर है, कंटेंट पेज है, इंडेक्स पेज है, उसमें चैप्टर के नाम और सेक्शन दिया है, मतलब सेक्शन के नाम दिए हैं और नंबर दिया है, तो आप उससे याद कीजिए। कंटेंट को मेरे वीडियो से समझिए और उससे रिलेट कीजिए। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। वैसे तो टू ईच हिज ओन, जिसको जैसे समझ में आता है वो वैसे याद करे। तो वो आप मतलब मैं अपना एक मेथड आपको बता रही हूँ। खैर, स्टार्टिंग विद चैप्टर 2, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ऑफ ट्रेडमार्क मार्क्स एप्लीकेशन। अब ये जो है चैप्टर इज कोरली बेस्ड ऑन हाउ यू आर अप्लाइंग, है ना, मतलब एप्लीकेशन कैसे हो रहा है। तो आपको याद होगा हमने सारे प्रोसेस को समझा था कि आप अप्लाई करते हैं, आप उसके साथ में अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्लास कौन सा है वो सिलेक्ट करते हैं, प्रोप्राइटर का नेम देते हैं, अगर आप एजेंट है तो एजेंट का एड्रेस देते हैं। ये सारी चीज़ें आपने दी और उसके बाद वो रजिस्ट्रार के पास जाता है। रजिस्ट्रार को सब ठीक लगता है तो ठीक है, वरना उसको ऐसा लगता है कि कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो आपको करेक्शन के लिए बोलता है। फिर आप फॉर्म भरते हैं, करेक्शन करते हैं विद इन 1 मंथ और वो उसको देखता है। फिर वो एक्सेप्ट कर लिया तो पब्लिश कर देगा, नहीं एक्सेप्ट किया मतलब वो रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको रिलीज करेगा। आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलेगा। यू सी द व्हाट दे आर आस्किंग सीकिंग एज अ रिप्लाई। आप उसका रिप्लाई दे रहे हैं। रिप्लाई देने के बाद वो देखता है, अगर उसको ये सही लगता है कि हाँ जो आपका रिप्लाई है इट इज गुड एनफ टू जस्टिफाई द ट्रेडमार्क विच यू हैव अप्लाइड फॉर टू बी रजिस्टर्ड, तो वो उसको पब्लिश कर देता है। अगर नहीं तो वो आपको शो कॉज हियरिंग के लिए बुलाता है। आप शो कॉज हियरिंग के लिए जब जाते हैं तो फिर आप अपने बात को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि क्यों आपके मार्क को यूनिक है, क्यों वो 9 या 11 में नहीं आ रहा है एज एन ऑब्जेक्शन। तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेता है रजिस्ट्रार तो फिर वो आपको मतलब जो हियरिंग ऑफिसर है तो फिर वो उसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद वो वेट करते हैं कि किसी को अपोज करना है क्या, कोई अपोज करना चाहता है इस मार्क को। अगर अपोज किया तो वो अपोजिशन का लेटर आपके पास भी आता है और उसके बाद आपको उसका रिप्लाई देना होता है। रिप्लाई जो है वो जिसने अपोज किया है उसके पास भी जाता है। इसके जो फीस है वो फीस अलग से लगते हैं, अपोजिशन टीएमओ में होता है फॉर्म में। तो फिर उसके बाद वो उसके आंसर करते हैं आप। उसके बाद दोनों पार्टी को हियरिंग के लिए रजिस्ट्रार बुलाता है, दोनों को सुनता है। अगर कुछ करेक्शन करने के लिए आपको बोला गया है तो आप करेक्शन करके या कुछ अमेंडमेंट्स करके, नॉट करेक्शन, अमेंडमेंट्स करके आप फिर से डाल देते हैं। रजिस्ट्रार को ओके लगता है, एडवर्टाइज करता है और उसके बाद फिर वो एक्सेप्टेड होके वो पब्लिश होता है और वो फिर रजिस्टर होता है। तो ये जो है ये इसका प्रोसेस है ना। या तो मतलब रजिस्ट्रार ऑब्जेक्ट कर ऑपोजिशन होने के बाद
एक्सेप्ट कर ले इन टोटालिटी जो आपने कहा, या कुछ अमेंडमेंट्स के साथ कर ले, या फिर वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दे, मतलब आप केस हार गए काइंड ऑफ। तो ये सारी चीजें, ये तीन है। अब वो रिजेक्ट हो गया तो आपको पता है क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया तो भी पता है आपको क्या हो गया, अमेंडमेंट के साथ किया तो अमेंड करके आपने दे दिया। तो ये प्रोसेस है। यही प्रोसीजर जो है अब रूल्स में बता रहा है विथ फॉर्म नंबर एंड ऑल कि क्या आपको एग्जैक्टली करना है। जैसे मान लीजिए आपको ये बात पता है कि अंडर सेक्शन 10 कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स अलाउड है, ठीक है। तो अब आप कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स अलाउड है ये आप जानते हैं, या फिर साउंड मार्क अंडर सेक्शन 2 आप जानते हैं कि साउंड मार्क भी रजिस्टर हो सकता है। तो वो कैसे आप डालेंगे, एप्लीकेशन कैसा होगा, ये सारी चीजें जो है ये प्रोसीजर बता रहा है। सो 23 सेज फॉर्म एंड साइनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। सबसे पहले आप जब अपना पोर्टल खोलेंगे, जिस पर आप मतलब कॉम्प्रिहेंसिव फाइलिंग का जो पोर्टल है आपका, आप लॉग इन करेंगे व्हेन यू बिकम ट्रेडमार्क एजेंट, तो आपका सबसे पहला फॉर्म तो यही है, टीएमए। तो टीएमए इस न्यू एप्लीकेशन कर दिया, उसमें अब आपने अप्लाई किया। उसके बाद आप ये बताएंगे कि कौन सा गुड्स और सर्विसेज है, क्योंकि आपको पता है कि क्लासिफिकेशन उनकी अलग है। मान लीजिए आपने प्रिसिशन के साथ नहीं किया, एग्जैक्ट वर्ड्स डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है इनका अपना, वो डिस्क्रिप्शन नहीं दे के आपने कुछ और डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो फिर वो बोलेंगे कि नहीं ये चलेगा नहीं। उसके बाद अगर आपने कहा है कुछ मतलब आपने मार्क लिया है ना, डिवाइस लिया है, सॉरी, तो डिवाइस वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट होगा। उसके अलावा आपको वर्ड्स में भी लिख के देना होगा कि कैसा क्या है ये। अगर 3D मार्क है तो उसके लिए भी आप उसको देंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स दे रहे हैं तो आप देंगे। और उसके बाद अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना है, यानी करेक्शंस एंड अमेंडमेंट मांग लिया गया अंडर सेक्शन 22, तो फिर आप टीएमएम में उसके करेक्शंस, मतलब टीएमएम इज एम इज मिसलेनियस, ठीक है। तो उसके करेक्शंस के लिए आप उसके अंदर आप जब खोलेंगे ना टीएमएम, तो लाइंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स है, उसमें क्लरिकल एरर या फिर करेक्शन एंड अमेंडमेंट का भी एक वो है, ऑप्शन है। अगर सीरीज मार्क है, नॉट बीइंग अ सीरीज मार्क अगर एक ही है, तो उसी क्लास के लिए आपको एक क्लास के लिए एक मार्क को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर सीरीज मार्क है तो बहुत सारे कर सकते हैं आप। उसके बाद जो स्पेसिफिकेशंस देंगे वो आपके जो जो उसमें मेंशन्ड है गुड्स एंड सर्विसेज के क्लास में, यानी क्लास 1 टू क्लास 45, उसी के ही करे डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए, ठीक है। वो आपको ध्यान देना पड़ता है, और अगर नहीं देते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब आपको फिर करेक्शन एंड ऑल करना पड़ता है, आपको कॉलिंग आ जाती है, ये सब ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो ये एक अच्छे एजेंट का क्या बोलेंगे उसको, सही तरीका नहीं है, ठीक है। तो वो अच्छा एजेंट जो है वो सही से गुड्स एंड सर्विसेज को चेक करता है, ठीक है। In addition to those applied for, the applicant shall restrict the specification of goods and services to the class or classes already applied for, ठीक है। अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं, कुछ ऐसा है जिसे मैंने बताया टीएमएम इज व्हाट, मिसलेनियस, तो वो उसके अंदर करेक्शन में आपको वहां पे फॉर्म मिल जाएगा। 24 अगेन आपके एग्जाम पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि सेक्शंस के थ्रू कि कन्वेंशन मार्क जो होते हैं, कन्वेंशन कंट्री के जो मार्क होते हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने बहुत उनको एक इम्पोर्टेंट दर्जा दिया है अकॉर्डिंग टू ट्रिप्स ऑल्सो। तो ये जो है, अगर मान लीजिए कन्वेंशन कंट्री का मार्क आप मांग रहे हैं कि मैंने वहां पर एक फाइल किया था और अब मैं यहाँ पर उसके ही प्रायोरिटी डेट पर काम आपसे मांग रहा हूँ कि उसी डेट पर मुझे ट्रेडमार्क दीजिए, यानी दैट इज द डेट वेयर आई हैव डिस्क्लोज्ड इट, है ना। तो फिर आपको उस कंट्री का पर्टिकुलर्स ऑफ द ट्रेडमार्क, कौन सा कंट्री है, किस डेट को आप मांग रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वहां देनी है। जब आप फाइल करते हैं तो आपको 2 महीने के अंदर ये चीज डिटेल्स आपको देना इम्पोर्टेंट है। उसके साथ में आप एक स्टेटमेंट भी देते हैं इन रिलेशन टू योर नेम एप्लीकेशन इन कन्वेंशन कंट्री, ठीक है। अगर जैसे 154 में कि एक से ज्यादा कंट्रीज में है, एक से ज्यादा क्लेम है, तो उसके ही प्रोसेस के हिसाब से आपको फिर अप्लाई करना पड़ता है कि मैंने एक से ज्यादा कंट्री में उसको अप्लाई किया है। स्टेटमेंट ऑफ यूजर इन एप्लीकेशंस, जैसे कि प्रायर डेट आपका एप्लीकेशन में है, जैसे प्रपोज टू बी यूज नहीं है, मैं किस समय से इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये आप जब आप फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें एक कॉलम ये भी है कि आप किस तरह से इसको भर रहे हैं, प्रपोज टू बी यूज भर रहे हैं या फिर आप प्रायोरिटी डेट क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आप प्रायोरिटी डेट क्लेम कर रहे हैं तो आपको एक तो डेट को आप
यूज कर रहे थे, इसका आपको कुछ सबूत देना पड़ता है ना, एज अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल इनवॉइस दे दिया, या फिर कोई ब्रोश्योर दे दिया, या फिर एडवर्टीजमेंट दे दिया, या कोई रजिस्ट्रेशन दे दिया, समथिंग लाइक दैट। पैन कार्ड नंबर दे दिया अपने कंपनी का, ये सब चीजें। तो वो दिया, साथ में आप एक एफिडेविट देते हैं, है ना। उस एफिडेविट में आप ये बताते हैं कि मतलब 100 रुपीज स्टैम्प पेपर पे, नोटराइज स्टैम्प पेपर पे, कि आप इस दिन से यूज कर रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडमार्क, बहुत क्लियरली आपको वो दिखाना पड़ेगा। जैसे ये रिक्वायरमेंट क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का, ये है कि मान लो तुमने डिवाइस के लिए अप्लाई किया है, तो डिवाइस का एक फोटो होगा ना, तो फोटो जो है वो 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। अब क्योंकि आजकल ऑनलाइन होता है, तो वो 8 बाई 8 सेंटीमीटर अगर तुम करते हो ना तो प्रॉपर चढ़ जाता है, और नहीं तो उसका एक साइज MB एंड ऑल है, वो आपको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स कर रहे हैं अंडर सेक्शन 10, तो फिर आपको वो स्पेसिफिक मतलब डिटेल्स की कौन सा कॉम्बिनेशन है। इंडिया इज नॉट वेरी कीन ऑन गिविंग दिस काइंड ऑफ ट्रेडमार्क। कुछ केसेस भी हैं इंडिया में। US का तो एक वो आपको कैडबरी का केस पता ही होगा। उसके अलावा इंडिया में ब्रिटानिया वर्सेस ITC है। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जैसे लुई विटॉन का है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट इज, आई थिंक इट इज लुई विटॉन, जिसमें कि रेड सोज जो हैं उसको, उसके लिए मतलब मांग रहे थे, इंडिया ने दे दिया, बट इट वाज नॉट वेरी गुड डिसीजन। पर ये क्या है, ये पासिंग ऑफ में मिल रहा है ये सारा, है ना। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर जनरली यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है। आप अगर डिवाइस मार्क के लिए करते हैं तो कलर तो पूछते हैं वो, लेकिन आप फॉर्म देख लीजिएगा, उसमें जब आप देखेंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखता रहता है। अगर 3 डायमेंशनल के लिए आपने अप्लाई किया है तो फिर कम से कम आपको तीनों डायमेंशन के फोटो, 3 डिफरेंट व्यूज तो आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आप 3 डायमेंशनल के लिए अप्लाई किए हैं। मान लीजिए कि वो बोले कि रजिस्ट्रार को ये लग गया नहीं है, 3 डायमेंशनल का आपने जो 3 फोटो दिया है उसमें क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो फिर वो बोलेंगे कि आप कम से कम 5 दीजिए। मान लीजिए वो देने के बाद भी रजिस्ट्रार को क्लैरिटी नहीं आ रही है, फिर उसका स्पेसिमेन भी मांग सकता है, बिकॉज इट्स अ 3D थिंग। तो वो वुड में या फिर प्लास्टिक में जैसे भी उसका वो मांग सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए शेप ऑफ गुड्स कर रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल कोको कोला बॉटल, तो उसका भी सेम जैसे कि 3D के लिए है, वैसे ही कम से कम 5 आपको उसके व्यूज देने होंगे। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन भी वर्ड्स में देना होगा कि क्या स्पेसिफिक है आपके 3D मार्क, सॉरी आपके पैकेजिंग में या फिर आपके गुड्स के डब्बे में। उसके अलावा अगर रजिस्ट्रार को लगा कि नहीं, इससे भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि आपको आप उसका एक स्पेसिमेन कॉपी हम लोगों को, मतलब एक ओरिजिनल स्पेसिमेन कॉपी लाकर दीजिए। अगर मान लो आप साउंड मार्क के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको वो MP3 फॉर्मेट में उसको सबमिट करना है। उसको 30 सेकेंड से ज़्यादा का नहीं हो सकता है, और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो आप देखेंगे ना वो ऑक्टेव्स एंड ऑल के ये पर बेसिस पे बना रहता है कि कौन सा साउंड कैसा है। जैसे कि ये रॉयल इनफील्ड का जो आइशर कंपनी का जो बुलेट का साउंड है वो मिला है, या फिर ब्रिटानिया का टिंग 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 ऐसे करके जो है, इन सबों को मिला है। इफ रजिस्ट्रार नॉट सेटिस्फाइड, फिर वो कह सकता है कि आप उसका सेटिस्फैक्ट्री रिप्रेजेंटेशन शो कीजिए। अब आता है सीरीज मार्क। सीरीज मार्क इज व्हाट, जैसे कि कई बार ऐसा आप देखेंगे कि क्लोजअप को ही देखेंगे आप, उसका कभी कभी लिखा तो वो क्लोजअप ही है, क्लोजअप को मिल गया है, लेकिन उसका थोड़ा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत डिफर कर दिया है ना, कभी कभी रेड के साथ वाइट कर दिया, वाइट के साथ रेड कर दिया, या फिर स्लैंटिंग में कोलगेट को लिख दिया, या थिंग्स लाइक दैट, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है। तो फिर वो क्या है, वो सीरीज मार्क में उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसमें उसी के अंडर में आपको एप्लीकेशन देना है। अगर उसमें जो कुछ चेंजेस करना पड़ेगा तो फिर वो बोलेंगे कि TMM में डालिए। क्या होता है, कई बार आपने सोचा कि मैं इसको सीरीज मार्क में करूं, पर रजिस्ट्रार को जब उसने चेक किया तो समझ में आया कि भाई ये सीरीज मार्क नहीं है, डिफरेंट ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो फिर वो कह सकता है कि अलग से एक एप्लीकेशन, यानी सेपरेट एप्लीकेशन आप डालिए। ट्रांसलिटरेशन एंड ट्रांसलेशन, मतलब जैसे अ, हिंदी और इंग्लिश का तो नहीं करते हैं वो मोस्टली, स्पेशली इंग्लिश का तो नहीं।
लेकिन आप मान लीजिए कोई रीजनल लैंग्वेज लिए, फॉर एग्जांपल कन्नड़ लिए, तेलुगु लिए, तमिल लिए, या फिर डोगरी लिए, कोई भी इन सभी लैंग्वेजेस में आप कोई ट्रेडमार्क करना चाहते हैं, तो दे कैन आस्क फॉर ट्रांसलिटरेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्क। उसमें एक कॉलम रहता है जिसको जब आप अपना मार्क का नाम लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके नीचे ही ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलिटरेशन का कॉलम रहता है। तो अगर आपको चेंज करना है, तो मतलब उसको अगर आपका दूसरे लैंग्वेज में है, तो आपको उसका पूरा डिटेल में एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन करके देना है। सपोज करो आप किसी लिविंग या डेड पर्सन जो हैं उनके नाम को रजिस्टर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन का केस मैंने आपको बताया, अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने एक डिस्क्लेमर और एक ये दिया है, नोटिस दिया है कि उनके नाम को बिना उनके परमिशन के, उनके नाम को, उनके फोटो को, इमेज को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप कोई अपनी कंपनी का नाम अमिताभ बच्चन कुछ रखना चाहते हैं, तो फिर आपको उनसे परमिशन लेना पड़ेगा, है ना, कि भाई आपका नाम हम यूज करना चाहते हैं फॉर आवर ट्रेडमार्क। वो हाँ कहते हैं तो ही होता है। अभी रिसेंटली एक केस था जो कि पूना का था, जिसमें कि दोराबजी करके है, दोराबजी मॉल है ऑलरेडी, और उसके अलावा मतलब दोराबजी का एक शॉप है जो कि फॉरेन के एफएमसीजी का मार्केट है वो। तो एक दोराबजी मॉल खुल रहा था, आई थिंक इट वाज नियर उंदरी एनेक्स। तो उसमें जो ओनर थे उनका नाम दोराबजी था। तो उन्होंने बोला कि हम इसी नाम से करेंगे। इससे दोराबजी ने एक्चुअली इस पर कंप्लेन किया और कहा कि ये जो है लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। एक्चुअली होता भी था। तो मतलब मैंने कई बार कैब बुक करना चाहा, तो फिर दे यूज्ड टू टेक देयर दोराबजी जहाँ पर ओरिजिनल उसका शॉप है। फिर मैं कहूँ नहीं नहीं भाई, ये जो मॉल खुला है उसमें ले चलिए। सो लेटर ऑन दे चेंज इट टू रॉयल हेरिटेज मॉल एज अ नेम। आपको उनका लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगरकर का भी केस है जिस पर कि अगरकर ने ऑब्जेक्ट किया था कि आई एम अ टी टॉटलर, कोई अपने का नाम नहीं यूज कर सकता है, मेरे नाम को अपने मतलब बार एंड इसके लिए यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर उन्होंने कंटेंट किया था कि मेरा नाम ही अब अगर करे तो मैं अपने नाम से क्यों नहीं कर सकता, बट दे हैव सम पर्सनालिटी राइट्स। Use of the name or representation and default of such consent the registrar may refuse to proceed with the application for registration. नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन ट्रेडमार्क। अब जैसे कि बहुत बेसिक जेनेरिक तो नहीं ही कर सकते हैं। उसके अलावा मान लो आप बिस्किट का कंपनी है आपका, तो आप ट्रेडमार्क कराने गए, सपोज करो कोई भी रैंडम ले लेते, जैसे मान लो मारी बिस्किट। तो आप मारी बिस्किट करा रहे हो, तो आप मारी करा रहे हो तब तक तो ठीक है, पर मारी बिस्किट करा रहे हो तो तुमने बिस्किट तो अपने उसमें ये डाल दिया। तब कोई भी यूज करेगा तो तुम मारी वाली जाके कह सकते भैया आप बिस्किट यूज नहीं कर सकते बिकॉज हमने रजिस्टर कराया है। तो जनरली इट इज नॉट अलाउड कि आप जो बेच रहे हैं वही कीजिए। लेकिन मारी बिस्किट नाम रखा है आपने और आप बेडशीट बेच रहे हैं तो ठीक है, दैट कैन बी अलाउड, ठीक है। और फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस का जो भी होगा तो उसके बाद वो एडवर्टाइज होता है। डेफिशिएंसी, अगर मान लो उनको लग गया कि कुछ डेफिशिएंसी है ना, तो फिर क्या होगा कि उसके लिए वो बोलेंगे कि आप इसमें वो भेज देते हैं ना आपको एप्लीकेशन की, आपको नोटिस कि आप इसकी जो डिफिशियंसी है, जैसे कि आपने क्लास ठीक से नहीं लिखा है या 2 क्लास में एक साथ कर दिया है, थिंग्स लाइक दैट। तो फिर वो आपको रेमेडी करना पड़ेगा विद इन 1 मंथ। अगर आपका एप्लीकेशन जाता है तो एक इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड रिसीट होता है जो कि आपको मिल जाता है इमीडिएटली। और जैसे मैंने कहा कि आपका जो अपना पोर्टल है उस पर भी मिल जाता है, उसके अलावा आपको मेल में भी आ जाता है, और आप जो है उसी मोमेंट से टीएमएम यूज करना शुरू कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टेंस हियरिंग, ये चीज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्चुअली जब मैं सेक्शन पढ़ा रही थी तो मैंने बता दिया था कि अभी जो आप भरते हैं फॉर्म, उसके बाद वो चेक करते हैं कि कोई प्रायर तो इस नाम से ऑलरेडी है नहीं ना रजिस्टर्ड, या फिर जिस जो आपका डेट है उसके बाद का तो नहीं है, या फिर सिमिलर तो नहीं है, या फिर और भी रिलेटेड चीज़ें वो चेक करते हैं। और आपको जो है या फिर आपका नाम बहुत ऑब्वियस तो नहीं है, जैसे अंडर सेक्शन 9 तो नहीं आ रहा है, तो फिर वो जो है
उसी हिसाब से आपको रिपोर्ट भेज देते हैं, है ना, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और आपको उसका रिप्लाई देना पड़ता है। और जैसे मैंने बताया कि अगर रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो गया रजिस्ट्रार, फिर वो जर्नल को में पब्लिश कर देता है। अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आपको शो कॉज हियरिंग के लिए बुलाता है। वैसे एज ऑन टुडे मैं बता दूं आपको कि आप कितना भी रिप्लाई कर दें, वो शो कॉज हियरिंग के लिए बुला ही लेते हैं। मैं पहले जब भरती थी तो मेरा एक्सेप्ट हो जाता था आफ्टर रिप्लाई, बट अब वो शो कॉज हियरिंग के लिए बुलाते ही बुलाते हैं। अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो आपका शो कॉज हियरिंग होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हियरिंग के बाद वो अगर सेटिस्फाइड हो गया हियरिंग ऑफिसर, तो फिर आपका वो एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्टेड होके वो पब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ सेटिस्फाइड, तो फिर आपको वो फर्दर बोलेगा ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, ऐसा वैसा, तो फिर आपको वो फर्निश करना पड़ेगा। एक बार पब्लिश हो गया जर्नल में, वो अपोजिशन के लिए ओपन हो जाता है, और अपोजिशन कोई भी कर सकता है। जो अपोज किया, तो जैसे मैंने बताया कि वो मिल जाता है, और फिर आपको उसके रिप्लाई करने होते हैं। दोनों पार्टी को बुलाया जाता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाती है, और उसके बाद उसको पब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। उसके ये पब्लिश नहीं, सॉरी, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर आपने नहीं किया रिप्लाई, तो फिर ट्रीटेड एज अमेंडेड हो जाएगा विद इन द टाइम पीरियड, यानी 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ होता है ना उसका। उसके बाद एक्सपीडिएटेड प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी 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 प्रोसेस हो, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस लगती है, फॉर्म आपको टीएमएम में भरना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट जल्दी आ जाता है। नोटिस ऑफ विड्रॉवल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये अगर आपने अगर आप आपका वो लाइक आप उसको वापस लेना चाहते हैं, तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसका स्पेसिफिक फीस है वो भी भर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। डिसीजन ऑफ रजिस्ट्रार, जो भी डिसीजन हो रजिस्ट्रार का अंडर दीज रूल्स, जो आप अभी अपोजिशन ऑब्जेक्शन और इसका देखे हैं, वो आपको मिल जाता है इन राइटिंग। अब आपके एड्रेस पर तो आजकल आता नहीं है, मेल में आ जाता है, और उसके बाद आपको उसका रिप्लाई देना पड़ता है फॉर्म टीएमएम में, ठीक है। और अगर कोई रिक्वायरमेंट मांग रहा है तो आपको वो रिक्वायरमेंट देना पड़ता है, ठीक है। करेक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन मैंने ये डिटेल में भी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो करेक्शन के लिए अगर रजिस्ट्रार ने बोल दिया है, तो फिर आपको टीएमएम में फॉर्म भरना है, और उसके साथ जो भी अटैच डॉक्यूमेंट है आपको उसमें अटैच करके जमा कर देना है। विड्रॉवल ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार जो है उसको ऐसा लगता है, मान लो अभी उसने एक्सेप्ट किया फॉर पब्लिकेशन बिफोर रजिस्ट्रेशन, ये काम रजिस्ट्रेशन के बिफोर हो सकता है, लेकिन मान लो एक्सेप्ट करने के बाद वो पब्लिश करने जा रहा है, तब उसको ये समझ में आता है किसी कारण से कि उसने ये कुछ एरर करके एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ चीजें हैं जो उसने नजरअंदाज कर दी और वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए वो आपको भेज देगा कि भाई हम इसमें आपकी ये एरर है, इसको चेंजेस कीजिए, तो ये हम उसको पब्लिश करेंगे। आपको उसके अमेंडमेंट करके उसके उसको भेज देना होता है। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई, आपने जो बोला है ये कंटेंशन इसमें नहीं है, तो यू कैन ऑल्सो से कि भाई डोंट आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट। आप उसके लिए हियरिंग के लिए आप डेट मांग सकते हैं। 15 दिन के बाद रजिस्ट्रार हियरिंग का डेट दे सकता है, पहले भी दे सकता है, जनरली 15 दिन के बाद दे सकता है। और उसके बाद हियरिंग के बाद रजिस्ट्रार को जो भी सही लगे वो उस पर डिसीजंस ले सकता है। So we'll stop over here, and advertisement of application we'll do in the next class. Thank you.